हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसकी क्या विधियां होती हैं और कैसे कैसे रेस्पिरेशन किया जाता है। रेस्पिरेशन की मेनली दो विधियां होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है O2 का लंग्स तक पहुंचना। मीन्स इंस्पायरेशन क्या होता है, O2 का लंग्स तक पहुंचना, और एक्सपायरेशन में CO2 को लंग्स के माध्यम से इन्वायरमेंट में आना। ये दोनों क्रियाएं होती हैं रेस्पिरेशन। फिर अब हम आपको लिखित में बताएंगे अगला क्या है। क्या है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलाउ द एयर मूव टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज द टर्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का या CO2 का इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट से O2 का लंग्स तक पहुंचने की पूरी अभिक्रिया होती है। द इंस्पायरेशन इन्वॉल्व टू स्टेज। क्या इंस्पायरेशन मुख्यतया दो भागों में होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन, उसके बाद सेकेंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स आउट ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन में होता है इन ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स एयर को बॉडी के अंदर जाना, एयर को बॉडी के अंदर जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। इट इज द एक्टिव प्रोसेस। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मीन्स इसमें एनर्जी का उपयोग होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। यह बहुत सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के समय कॉन्ट्रैक्शन से अभिक्रिया संपन्न होती है। फर्स्ट में क्या है, डायाफ्राम द contraction of which enlarge the chest cavity vertically from above the downward। डायाफ्राम का नीचे का हिस्सा जब लार्ज होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें ऑक्सीजन का आना संभव होता है। दिन internal costal on construction lift the ribs gauge and pass through the sternum forward, increase the anteroposterior and lateral dimension of the thoracic cavity। जब thoracic cavity का डायमेंशनल या thoracic cavity का जो कैविटी का आकार बड़ा हो जाता है तब वहाँ पर ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है। दी लंग्स एक्सपेंड द स्टेज एंड फिल द इंक्रीज स्पेस। जब ऑक्सीजन का एक्सपेल्ड मीन्स जब ऑक्सीजन एक्सपेल्ड होती है तो स्पेस में प्रेशर थोड़ा, लंग्स का प्रेशर लेस हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से लंग्स तक या माउथ के माध्यम से या नोज के माध्यम से लंग्स तक पहुंच जाती है। सेकेंड आपका आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मीन्स ब्रीदिंग आउट, मीन्स या CO2 को सही से बाहर निकालना। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, मीन्स इस अभिक्रिया में एनर्जी का उपयोग नहीं होता है। इट इज अ प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। यह डायाफ्राम के रिलैक्सेशन से होता है। दी कंस्ट्रक्टल मसल दिस प्रोड्यूस द रिडक्शन इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। जब चेस्ट कैविटी का रिलैक्सेशन होता है तो
यह क्रिया संपन्न होती है। सो दिस प्रेशर इज सो द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज व्हिच द फोर्स इन द एयर। सो यहाँ पर लंग्स का साइज फोर्स के माध्यम से बढ़ जाता है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज 16 to 18 per minute in adult, but respiration rate is higher than the children। बच्चों में मुख्यतः रेस्पिरेशन एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। थर्ड आता है क्या आपका? थर्ड क्या आता है? थर्ड था रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल। रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल या फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन इज रेगुलेट बाय द टू कंट्रोल प्रोसेस। रेगुलेशन को मेनली हम दो विधियों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है केमिकल कंट्रोल, एक होता है नर्वस कंट्रोल। तो हम पहले जानते हैं कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। दिस इज द इफेक्टेड थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, तब रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है एंड डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड। तब वो डिक्रीज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करने के लिए टू अपोजिट साइड में इफेक्ट शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से CO2 इन द ब्लड, CO2 का ब्लड में आना। उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा एक्टिव हो जाता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा से एक्टिव होने के बाद डायाफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल आर कॉन्ट्रैक्ट। जब इंटरकास्टल या डायाफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब थोरैकिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है। क्या? तब थोरैकिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है जिसके कारण इंस्पायरेशन अकर, तब इंस्पायरेशन होता है। CO2 इन द ब्लड, तब ब्लड CO2 मीन्स तब ब्लड में CO2 पहुंच जाता है। प्रेस रिसेप्टर इन एल्विलाई, और एल्विलाई के रिसेप्टर को प्रेस किया जाता है। ब्रेन रिलीज द एसिटाइकोलिन, और तब ब्रेन जो होता है एसिटाइकोलिन रिलीज करता है जिसके कारण डायाफ्राम कास्टल और मसल रिलैक्स, और डायाफ्राम और कास्टल इंटरकास्टल मसल रिलैक्स हो जाती हैं और थोरैकिक कैविटी डिक्रीज, और थोरैकिक कैविटी की साइज कम हो जाती है इन अकल एक्सपायरेशन, और CO2 बाहर निकल जाती है। दूसरा क्या है? नर्वस कंट्रोल मीन्स दिस इज इन द एक्सटर्नल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ ब्रेन। फ्रॉम दिस सेंट्रल अफेक्टेड इम्पल्स पास, यह प्रोसेस इम्पल्स के माध्यम से संपन्न होती है। डायाफ्राम थ्रू द फ्रेनिक नर्व, डायाफ्राम के माध्यम से फिर वह फ्रेनिक नर्व पर कार्य करती है। इंटरकास्टल मसल आर थ्रू द इंटरकास्टल नर्व। दिस इम्पल्स कॉज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल। यह इंटरकास्टल मसल के माध्यम से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन डायाफ्राम की मसल में करती है। अफेक्ट अफरेंट मसल्स एराइज ड्यू टू डिस्टिलेशन ऑफ एयर सिक, दिस कैरीज आउट द वेगस टू द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब हम आपको फिगर के माध्यम से, फिगर देखिए क्या है। सबसे पहले नर्व सिंगल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती तो मेडुला ऑब्लिंगेटा पे जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पॉन्स होगा और ब्रीदिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा। क्या? ब्रीदिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा। फिर ब्रीदिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो CO2 का जो आपका सेंसरी ऑर्गन जो आर्च पैरोटा के पास में स्थित है वहाँ से आ जाएगा। फिर आ करके आपको कंट्रोल करके डायाफ्राम के या लिप्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल कर देगा। थैंक यू फॉर दिस इज वीडियो आर वॉचिंग।